हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रथम सर। मैं आज आपको अकाउंट का एक ऐसा टॉपिक सिखाऊंगा जो आपको घर बैठे बैठे लर्न हो जाएगा। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंट के चैप्टर्स बताए थे। अकाउंट की एक डेफिनेशन जो आईसापा के मुताबिक थी वो आपको वीडियो में बताई थी, इजी तरीके से लर्न कराई थी। वो वीडियो आपने बहुत लाइक किया, थैंक यू उसके लिए। आपको ये सेकंड टॉपिक हम आज रख रहे हैं, यानी आपका एक्चुअली अकाउंट का ये देखा जाए तो थर्ड वीडियो है जिसमें हम आपको आज टॉपिक सिखाएंगे कि आपने अकाउंट की मीनिंग सीख ली, डेफिनेशन सीख ली, पर आपके मन में होगा सर कि अकाउंट को सीखने के बाद ये तो बताओ कि अकाउंट के फायदे क्या और नुकसान क्या। दैट मीन्स आवर टुडे टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो मैं आपको पहले तो गिनती बता दूं कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग टोटल 10 होते हैं और जो लिमिटेशंस है जिसे हम डिसएडवांटेजेस कहते हैं वो 6 है। बोर्ड पे आपको पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको किस तरह से पॉइंट्स एग्जाम में लर्न करनी है। ये एग्जाम में 2 मार्क या 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडिंग्स लर्न होगी, अंदर का जो डिटेल है वो आपको क्लास की जब आप एडमिशन लोगे तो आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगा प्लस एक हार्ड कॉपी मिलेगा पैम्पलेट, जिसमें से आप इजीली लर्न कर सकते हो। देन आफ्टर यू नेवर नीड टू ओपन द टेक्स्ट बुक। तो आप जरा देखना पॉइंट मैं आपको कैसे समझाता हूँ। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो अकाउंट के फायदे कौन से, तो पहला फायदा है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओनर जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, जैसे हम कहते हैं ना बुक कीपिंग, बुक्स रिकॉर्ड करता है, तो वो हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करता है और रेगुलर बेस पे रिकॉर्ड करता है। तो ओनर को अंदर रिकॉर्ड में क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। परचेस रिकॉर्ड करता है, सेल्स रिकॉर्ड करता है, या एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है, इनकम रिकॉर्ड करता है। तो उसे अगर किसी दिन चेक करना हो कि मैंने सो एंड सो मंथ में कितना परचेस किया था या सो एंड सो मंथ में मेरा कितना सेल्स हुआ, अगर वो चेक करना हो तो अकाउंट के मदद से वो चेक कर सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी जब चाहे ओनर जो भी इंफॉर्मेशन चेक करना चाहे अपने बनाए हुए बुक्स ऑफ अकाउंट में से वो चेक कर सकता है। ये हुआ उसका पहला बेनिफिट। सेकंड, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का मेन मकसद यही होता है कि हम लोग सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि हम लोगों ने साल भर में जो भी बिजनेस किया है उसको एक बुक में रिकॉर्ड किया और उसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि बिजनेस के अंदर फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यानी साल के एंड में जब ईयर खत्म होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कहते हैं, जो 31 मार्च एवरी ईयर खत्म होता है, तो उस दिन पता चलता है बिजनेस ने फाइनली प्रॉफिट किया या लॉस किया। दैट मीन्स टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस आप इनडायरेक्टली कहूं तो चेक कर सकते हो। अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है कि बिजनेस हमारा साल भर में कितना कमा रहा था, उसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, उसका अंदाजा मिल जाता है। तीसरा बेनिफिट, टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी आपको सामने आ रहा है कि जब ओनर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो उसे अपने बैलेंस शीट नाम की जो एक स्टेटमेंट बनती है उसके थ्रू उसको पता चलता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। मतलब उसके बाद खुद की एसेट्स कितनी है जिन पे वो अपना हक रखता है और कितनी उसकी लायबिलिटीज है। आपको लायबिलिटीज वर्ड एक शॉर्ट लाइन में क्लियर करता हूं। टू पे समवन, आपको किसी को कोई अमाउंट पे करना है उसे कहते हैं लायबिलिटीज शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे तो डिटेल आएगा उसका कि एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, लेकिन लायबिलिटीज को अगर कहते हैं सिंपल भाषा में कि टू पे समवन, टू फाइनेंशियली किसी को आपको कुछ पे करना है तो कितना पे करना है आपको वो लायबिलिटीज बताने वाला है अकाउंट, कि आपको इतना पे करना है या आपको इतना लेना है, कितना पैसा किसको देना है, किससे लेना है, वो बताता है फाइनेंशियल स्टेटस बनाने वाली बैलेंस शीट। यानी अकाउंट का तीसरा फायदा कि अकाउंट बनाने से हमको पता चलता है कि हमारे बिजनेस का मार्केट में स्टेटस क्या है। चौथा, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मतलब क्या होता है, जब ओनर बिजनेस के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो उसके थ्रू पता चलता है कि साल भर में उसने जो भी रेवेन्यू कमाया या उसने जो प्रॉफिट अर्न किया उसके पीछे वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स बढ़े। वाइस वर्सा अगर कहें तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि सो एंड सो बिजनेसमैन ने इतना इनकम किया है, उसके पीछे उसकी इनकम टैक्स क्या ले, सेल्स किया तो सेल टैक्स क्या ले, या आजकल जो जीएसटी आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो कितना उसे हम लोग कवर करें। तो कहीं ना कहीं टैक्स प्लानिंग की जाती है बाय हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, अकाउंट्स मेंटेन करने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको जो लिस्ट में आप देख रहे हो सब लाइन वाइज अच्छे अच्छे बेनिफिट बनते जा रहे हैं, उसमें से एक और बेनिफिट आपके सामने आ रहा है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस।
यानी अगर सडनली किसी शॉपकीपर को अपना शॉप बेचना हो, रनिंग बिजनेस बेचना हो, और वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट उसको प्रॉपर वैल्यूएशन देंगे कि उसका बिजनेस का मार्केट में आज की तारीख में वैल्यू कितनी है। तो वो अकाउंट ही बता सकता है कि उसके बिजनेस की रियल वैल्यू आज कितनी है। डिसीजन मेकिंग, देखो बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाता है? सिंगल ओनर हो, सोल प्रोप्राइटर, वो भी बनाता है। पार्टनरशिप में आते हैं यानी दो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, वो भी बनाते हैं। कंपनियां, रिलायंस, टाटा, आपने नाम सुने होंगे, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है। तो क्यों मेंटेन करती है? ताकि नए नए लोग जो उनकी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पार्टनर बनना चाहते हैं या तो फिर कोई अपने बिजनेस में से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और वो विश्वास रखना चाहता है कि प्रोडक्ट आगे सही में रहेगा, आगे और प्रोडक्ट मिलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातों के लिए क्लाइंट को यानी पब्लिक को एक विश्वास बिठाने के लिए अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो अपने डिसीजन ले सकें कि हम पैसा इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। क्रेडिटर हमें माल क्यों देगा? क्रेडिटर मतलब कौन होता है? सप्लायर। सप्लायर कंपनी को माल सप्लाई क्यों करेगा? ताकि उससे अकाउंट्स की मदद से पता चलता है कि कंपनी पहले कितना अच्छा काम कर चुकी है और आगे इतना अच्छा काम करेगी। तो अकाउंट अच्छे अच्छे लोगों को डिसीजन मेकिंग, वो अपना डिसीजन लेते हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट करें कि ना करें, हम इसको माल दें कि ना दें, वो डिसीजन लेने में अकाउंट हेल्प करता है। एज एन एविडेंस, अकाउंट अगर मेंटेन करोगे ना तो आगे चल के अगर सपोज करो दो पार्टनर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उनमें झगड़ा हो गया, तो उनको एज ए एविडेंस एक दूसरे को अकाउंट दिखाने में इजी रहेगा कि हमने पहले डिसाइड किया था प्रॉफिट इतना बांटेंगे, लॉस इतना बांटेंगे। तो उन्होंने एज एन एविडेंस, अगर उनका किसी क्लाइंट के साथ भी झगड़ा हो जाए, सप्लायर के साथ झगड़ा हो जाए, तो भी वो अकाउंट एज एन एविडेंस, एज ए लॉ कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि सर हमारे बिजनेस की पॉलिसीज के मुताबिक हमने ये पहले से ही लिख के रखा था, तो अब क्लाइंट को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि क्लाइंट गलत समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में आपको अकाउंट बचाता है, यानी अकाउंट यूज होता है एज एन एविडेंस, ये उसका फायदा होता है। कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशन, अकाउंट हर साल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बनता है। सिमिलर यानी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। काफी सारे उसके कॉन्सेप्ट हैं, वो अभी आपको हम डिटेल में नहीं बता सकते, अभी आप बहुत छोटे हो, पहली बार अकाउंट सीखने जा रहे हो, तो कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत होते हैं। तो लेकिन हर साल दुकानदार सेम कॉन्सेप्ट पे बिजनेस करता है। जो कॉन्सेप्ट उसने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर अप्लाई किया था, वो इस साल भी अप्लाई करेगा। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशन, अपने ही बिजनेस को आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि सिमिलर बने हुए हैं, कोई खास फ्रिक्वेंटली चेंज आया नहीं है। तो पिछले साल के बिजनेस की कंडीशन को देखकर आप इस साल के बिजनेस को कंपेयर कर सकते हो कि हमारा बिजनेस डेवलप हुआ या नहीं हुआ। तो डेवलप और अनडेवलप की वजह से आपको अगर ये पता चलाना है कि हमारा बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है, वो हमें अकाउंट के एडवांटेजेस में आता है। क्या अकाउंट के फायदे, क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट कंपेयर हो सकता है। मॉरल कंट्रोल, अकाउंट मेंटेन करने के एक और फायदे में आपको बात सुनाई देगी कि मॉरल कंट्रोल किसके लिए काम आता है, खास करके एम्प्लॉइज के लिए। जो आपके बिजनेस के अंदर एम्प्लॉइज हैं, जो आपको बिजनेस चलाने में मदद करते हैं, अगर उनके मन में कभी किसी दिन फ्रॉड या कोई ऐसी इंटेंशन आ जाए कि वो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाए, पर अगर आपका अकाउंट स्ट्रांग है, आप सब चीजें रिकॉर्ड करते हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को एक मॉरल कंट्रोल मिलेगा कि नहीं भाई, इस बिजनेस के अंदर या इस शॉपकीपर के साथ धोखा करना, फ्रॉड करना गलत होगा क्योंकि ये हमें पकड़ेगा, बिकॉज वो ऑलवेज अकाउंट मेंटेन करता है। तो अकाउंट मेंटेन करने का एक और एडवांटेजेस है कि मॉरल कंट्रोल, एम्प्लॉइज को मॉरल कंट्रोल मिलेगा ताकि वो कभी फ्रॉड नहीं करेंगे। करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आता है कि बिजनेस के अंदर आपने पास्ट में क्या किया था। अगर पास्ट में ऐसा कोई डिसीजन आपने लिया जिससे रॉन्ग डिसीजन, जिससे आपका बिजनेस लॉस में चला गया, तो एटलीस्ट आप आने वाले फ्यूचर में अपने बिजनेस के लिए एक बेस्ट स्टेप, बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, एक अच्छा स्टेप ले सकते हो, मेजर कर सकते हो ताकि आपका बिजनेस करेक्ट वे में चले और आप सक्सेस हो जाओ। ये थे एडवांटेजेस। ये एडवांटेजेस का डिटेल आपको तो मैंने बता दिया, लर्न करने में बहुत आसान लगेगा। अभी पॉइंट्स देखो कैसी है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रॉफिटेबिलिटी जानना, फाइनेंशियल स्टेटस जानना, प्लानिंग, टैक्स की प्लानिंग होती है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस करना, डिसीजन मेकिंग एज एन एविडेंस, कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशन, मॉरल कंट्रोल, करेक्टिव मेजर्स। सर 10 पॉइंट्स है सर टाइम लगेगा लर्न करने में। हाँ चलो आपको कुछ और तरीके से लर्न करवाते हैं कि 10 पॉइंट्स आप लोग कुछ इजीली लर्न कर दो। एक वर्ड बनाते हैं, लाइक बचपन में आपने किया था विबग्योर, कलर्स के लिए,
हम इसका बनाते हैं। ए टी इसमें पी रखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस के अंदर हम रखते हैं वी, डिसीजन का डी, एज एन एविडेंस का ई रखते हैं, कंपैरिजन विथ पास्ट का सीओ रखते हैं, मॉडल का एमओ रखते हैं, करेक्टिव मेजर्स का सीओ रखते हैं। अब इसमें एक वर्ड बन गया है एप्स टीवी। यहां पे 3 अक्षर है एप्स और ये 2 अक्षर है टीवी। एप्स टीवी, यू नो एपीएस, एप्स टीवी, डेको मोको, एप्स टीवी डेको मोको, एक वर्ड बन गया आपके लिए और वो वर्ड है एप्स टीवी डेको मोको। इस वर्ड में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 आपको एडवांटेजेस लर्न हो जाएंगे। एक वर्ड आपके एग्जाम के टाइम पे आपको लर्न होगा तो इसके फुल फॉर्म आपसे आराम से बन जाएंगे। एप्स में ए आता है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रॉफिटेबिलिटी जानना, फाइनेंशियल स्टेटस जानना, टैक्स प्लानिंग करना, वैल्यू ऑफ बिजनेस करना, डिसीजन मेकिंग लेना और एविडेंस की तैयारी करना। को पे आता है कंपैरिजन करना विद पास्ट ऑपरेशन, एमओ पे आता है मॉडल कंट्रोल और सीओ पे आता है करेक्टिव मेजर्स। अभी आपको मैं सिखाऊंगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी आपने देखा एडवांटेजेस, अभी आप देखोगे लिमिटेशन। लिमिटेशन 6 है क्योंकि अकाउंट के लिमिटेशंस वैसे भी मुश्किल ही मिलेंगे क्योंकि बेस्ट में बेस्ट एक पार्ट है बिजनेस का, फिर भी इसकी कोई लिमिटेशंस है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अकाउंट के अंदर आपने डेफिनेशन में सीखा था इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब अकाउंट सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करता है जिसमें पैसा या तो आता हो या तो पैसा जाता हो, या आने वाला हो या जाने वाला हो। विदाउट मनी वो कुछ रिकॉर्ड करता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं करता है। चाहे उसमें एम्प्लॉय कितना भी लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, या स्किल वर्कर हो, या ओनर बहुत इंटेलिजेंट हो, या तो ओनर बहुत ऑनेस्ट हो, या प्रोडक्ट क्वालिटी वैसे ही बहुत अच्छी हो, क्वांटिटी भले कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट की रखते हो, लेकिन वो सब बातें मायने नहीं रखती। ये अकाउंट की लिमिटेशन है कि वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि उसकी कोई मायने उसको लगती नहीं है। अकाउंट को अकाउंट सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड करता है, ये उसका लिमिटेशन है। नॉन फाइनेंशियल चीजें रिकॉर्ड नहीं करता, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, स्किल, इंटेलेक्चुअल, ओनर की जो भी अच्छी बातें हैं, एम्प्लॉयज की जो भी अच्छी बातें हैं वो रिकॉर्ड नहीं करता। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, ये उसकी सेकंड लिमिटेशन। स्टेबल का मतलब होता है फिक्स्ड। अकाउंट समझता है कि हर चीज जो भी प्राइस पे खरीदी है वो लाइफ टाइम उसी प्राइस पे रहेगी, गलत। इफ यू परचेस अ मशीन बिफोर 10 years एट ₹1 lakh, तो ये जरूरी नहीं है कि आने वाले 10 साल बाद वो मशीन 1 लाख की मिलेगी। वो 1 लाख से ज्यादा की भी हो सकती है, या तो मार्केट चेंजेस की वजह से वो प्राइस रिड्यूस होके 80,000 की हो सकती है। तो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल नहीं होती, लेकिन अकाउंट की लिमिटेशन है कि वो प्राइसेस को ज्यादातर से एज्यूम करता है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, यानी वो ऐसा गिनता है अकाउंट कि हमेशा प्रोडक्ट की प्राइस एक ही रहती है, ये गलती है। हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, अकाउंट की एक और बुरी बात है कि अकाउंट है ना सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल यानी पास्ट ओल्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ पास्ट जो हो चुका है ट्रांजेक्शन इवेंट उसको रिकॉर्ड करता है, क्योंकि अकाउंट में रिकॉर्डिंग ही वो होता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपके साथ ये हुआ बिजनेस के अंदर, वो रिकॉर्ड करता है। तो उसमें से वो ऐसा समझता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसकी मदद से वो फ्यूचर बदल सकता है। ठीक है, ये अच्छी बात है, सही बात है, कहीं ना कहीं पास्ट को देखकर फ्यूचर बदल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ पास्ट ही रिकॉर्ड करोगे तो आपको जो करंट सिचुएशन हो रहा है, करंट में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलेगा, तो डेफिनेटली प्रेजेंट खराब होगा। तो इसलिए इसमें कहता है कि हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन और इवेंट ये इसकी लिमिटेशन है, इसे करंट ट्रांजेक्शंस भी रिकॉर्ड करने चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा तो बुक्स में उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जिस प्राइस में आपने परचेस किया उस प्राइस में, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो खाली वन टाइम ना, बाकी उस प्रोडक्ट की वैल्यू तो मार्केट में अक्सर बदलती है, बहुत बार बदलती है, कभी रिड्यूस हो जाती है, कभी इंक्रीज हो जाती है, तो वैल्यूज तो चेंज होती रहती है। तो वैल्यूज चेंज होने के बाद बुक्स में उसको बदलते ही नहीं है, बुक्स में तो बस वही कीमत जिस कीमत पे आपने परचेस किया
अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू को अवॉइड करता है अकाउंट, ये उसकी लिमिटेशन है। यूज ऑफ एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाजा। बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादातर से जो ऐसी बातें होती है जो अंदाजे में रिकॉर्ड होती है, एक्चुअली हुई नहीं है, सोचा जाता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं बैड डेब्ट रिजर्व, ये वर्ड आपके लिए बहुत हैवी रहेगा, लेकिन आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। बैड डेब्ट का मतलब होता है कि अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट बेचने के बाद 6 मंथ तक पैसा नहीं दे रहा है और आगे भी वो पैसा दे नहीं पाएगा, तो वो आपका होता है बैड डेब्ट। और आप उसकी वजह से और भी कस्टमर के ऊपर डाउट खाओगे, तो आप उनके लिए करोगे रिजर्व कि शायद मेरा एक और कस्टमर पैसा नहीं देगा, 10% मेरा पैसा डूब जाएगा, 90% मेरा पैसा मिलेगा, 80% मिलेगा, 20% डूबेगा। तो ये जो एस्टिमेट लगा रहे हो ना, ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है अंदाजा, 10% बैड डेट रिजर्व, 20% बैड डेट रिजर्व, ऐसा अलाउड नहीं है। एक्चुअली रियल में गलत है, इसका लिमिटेशन है कि आप एस्टिमेट पे बनाते हो। तो यूज ऑफ एस्टिमेशन होता है। ड्यूअल स्टैंडर्ड्स, आखिरी लिमिटेशन, अकाउंट है ना दो चीजें बनाता है, खास करके दो चीजें, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनती है। दो चीजें, एक प्रॉफिट एंड लॉस जिसे प्यार से कहते हैं प्रॉफिट एंड को P&L अकाउंट, और दूसरी बनती है बैलेंस शीट। दो चीजें। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है करंट वैल्यू पे, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है करंट वैल्यू पे, और बैलेंस शीट बनती है ओल्ड वैल्यू पे। तो एक चीज करंट पे और एक चीज ओल्ड पे, तो इसको बोलते हैं ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। यानी एक चीज लिखता है पुरानी के कब खरीदी, और एक अकाउंट में रिकॉर्ड करता है कि अभी हमने क्या किया ट्रांजेक्शन के साथ। तो ऐसे दो अलग अलग स्टैंडर्ड एक साथ रिकॉर्ड करो तो इट्स कॉल्ड ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। तो ये उसका लिमिटेशन है कि या तो करंट में बनाओ या तो फिर ओल्ड में बनाओ। तो ये उसका आखिरी लिमिटेशन है ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। अब आपके मन में होगा कि सर जैसे आपने ये लर्न करा दिया एप्स, टीवी, डेको, मोको, तो वैसे ही आपको सर ये भी कोई वर्ड होगा तो सर बता दीजिए। है इसका भी एक वर्ड, इसमें मैं बना रहा हूं आपके सामने NSHA, इनका पहला लेटर ले लिया मैंने और U के बाद D, NSHAUD। जितना आपको अकाउंट सीखने के बाद नशा चढ़ेगा ना, वो लिमिटेशंस के सामने उड़ जाएगा। क्या बोला मैंने? जितना आपको अकाउंट सीखते सीखते नशा चढ़ेगा, लिमिटेशन के सामने उड़ जाएगा। NSHA को मैं साउंड कर रहा हूं नशा, UD उड़ा दिया, लिमिटेशन ने नशा उड़ा दिया। दैट इज अ सिंपल वर्ड, आपको एग्जाम तक याद रहेगा। एप्स, टीवी, डेको, मोको, लिमिटेशन ने नशा उड़ा दिया। थैंक यू। लर्न करें घर बैठे।